दोस्तों नमस्कार। जो कुछ भी बिसात बिछाई सब उल्टी पड़ती चली गई। यह सोच कभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की थी नहीं। इसीलिए जब सिक्योरिटी को लेकर पेंटागन ने पिछले बरस पर्चा निकाला तो उसमें साफ तौर पर यह लिख दिया कि नाटो की जरूरत अब नहीं है। नाटो एक लिहाज से अमेरिका पर बोझ है और नाटो कंट्रीज ने खामोशी बरत ली। मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिका लगातार सुरक्षा और शांति का जिक्र करता रहा और एक वक्त जब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति कतर पहुंचे तो कतर ने उन्हें एक बोइंग विमान ही गिफ्ट में दे दिया। सऊदी अरब के साथ हथियारों की डील बढ़ती चली गई, लेकिन परिस्थितियां उलट गई। जिन आर्थिक नीतियों के आश्रय अमेरिकी लोगों को यह राहत देने का जिक्र था कि हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे, अब उस अमेरिका के भीतर बढ़ती हुई गैसोलाइन की कीमत 25% एक महीने में बढ़ चुकी है। यानी इन्फ्लेशन ऊपर है और इन सब के बीच जो नया जॉब मार्केट था वो धराशायी हो चला है। इन्हीं परिस्थितियों में जो भी आर्थिक नीतियों के सहारे अमेरिका को ग्रेट बनाने की सोच थी और खुद रिपब्लिकन पार्टीज के जो वोटर थे वो भी खिसकने लग गए। हाहाकार वाशिंगटन के भीतर इस तर्ज पर मच गया कि देश के भीतर चुनाव हो या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका की ताकत की साख हो, सब कुछ इस वक्त डामाडोल है। और तो और जिस चीन को दुनिया की ताकत बनने से रोकने के लिए अमेरिका ट्रेड वार की शुरुआत करता है, इस युद्ध ने उसे उसी चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया जहां अमेरिकी राष्ट्रपति को चीन से मदद मांगनी पड़ गई। यानी ये एक असंभव सी परिस्थिति है। अमेरिका चीन से कह रहा है आप होर्मुज़ रूट पर अपने जहाजों को भेजिए, और ना सिर्फ चीन से कह रहा है बल्कि अब ब्रिटेन से भी कह रहा है। वही ब्रिटेन जिसने चंद दिनों पहले जब स्टैमर ने इस बात का जिक्र किया कि हम 2 जहाज भेजने को तैयार हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा हम युद्ध जीत चुके हैं, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है और आप खुद को चर्चिल मत समझिए। इन्हीं परिस्थितियों में जापान से गुहार लगाई गई आप अपने युद्धपोत होर्मुज़ रूट की दिशा में भेजिए। दक्षिण कोरिया से कहा गया आप अपने जहाज होर्मुज़ रूट की तरफ भेजिए। फ्रांस से कहा गया। लेकिन सही मायने में अमेरिकी राष्ट्रपति को अब नाटो की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या अमेरिका अपनी ताकत के सहारे होर्मुज़ रूट पर कब्जा नहीं कर सकता है, या फिर अब साफ तौर पर पूरे युद्ध का एक बड़ा गोल शिफ्ट हो गया है? कल तक जिक्र रिजिम चेंज का था जो ईरान के भीतर था, अब नया गोल होर्मुज़ रूट पर कब्जे का है। और अगर होर्मुज़ रूट पर कब्जा नहीं हुआ या फिर ईरान की चलती रही वहां पर, तो परिस्थितियां नाजुक हो जाएंगी। परिस्थितियां नाजुक ये होने का मतलब बहुत साफ है, वर्ल्ड इकोनॉमी डगमगा जाएगी। अब इसका जो जिक्र या जो भय अमेरिका के सामने है वो अब वाशिंगटन की गतिविधियों से साफ दिखाई देने लगा है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह जिन जिन देशों से मदद मांग रहे हैं वह देश अमेरिका के साथ खुले मन के साथ तो बिल्कुल नहीं खड़े हैं। कौन क्या कह रहा है उससे पहले हमें लगता है आज पहली बार स्पेन के प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र कर दिया उस बात को लेकर पूरी दुनिया में इसी चीज की हलचल मच गई कि अमेरिका ने यह युद्ध दुनिया की उस चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उस युद्ध से निकलने वाले धुएं को अमेरिका दोष दे रहा है। हम इस बात का हिंदी में मजमून बताएंगे, लेकिन एक क्षण के लिए स्पेन के प्राइम मिनिस्टर सांचेस के इस तेवर को तो आप देख लीजिए, जो खुले तौर पर अमेरिका को चेता रहे हैं, अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और मैसेज भी पूरी दुनिया को दे रहे हैं। Supuesto que vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de la gente para protegerles de una guerra, la de Irán, que no avala el gobierno de España. Y le digo a la derecha y a la ultraderecha, que no pueden estar apoyando a quien incendia el mundo y luego quejarse del humo que provoca ese incendio. ये स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस हैं
इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा कि आप उन लोगों का समर्थन नहीं कर सकते जो दुनिया को आग लगाते हैं और फिर उस आग से निकले धुएं को दोष देते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल बमबारी करते हैं, पूरा क्षेत्र जल उठता है, धुआं लाखों लोगों का दम घोट देता है। फिर वह ईरान को दोष देते हैं, हिजबुल्लाह को दोष देते हैं, किसी को भी दोष देते हैं सिवाय खुद। Que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Y que la medida que más vidas salva y menos onerosa tenemos es que digan no a la guerra para que esta guerra acabe cuanto antes. ¡Cuanto antes! और सांचेज ने सीधे आग लगाने वालों को चुनौती दे डाली, यानी कहा आपने माचिस जलाई, आपने आग को और भड़काया, अब आप धुएं की ओर इशारा करते हुए हैरानी जता रहे हैं। दरअसल स्पेन के नेता ने जो कहा बहुत सारे लोग यह कह नहीं पा रहे हैं, और जब दूसरे झुकते हैं तो कहा जा रहा है सांचेज डटे रहते हैं, और जब दूसरे चुप होते हैं तो सांचेज बोलते हैं। और स्पेन के भीतर अब यह आवाज उठ रही है कि नेतृत्व इसी को कहते हैं, क्योंकि वाशिंगटन के पीछे, या कहें धीरे धीरे हर लड़ाई में वाशिंगटन के पीछे कूद जाना यह बिल्कुल सही नहीं है। यह चाहत, जो शांति की चाहत होती है, उसको नकारना है। यानी स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने तो इस बात का जिक्र कर दिया। अब सवाल है, जिस होमर्ज रूट की जीत हार अमेरिका, या कहें राष्ट्रपति ट्रंप की जीत हार से जाकर जुड़ चुकी है, उसका एक अनूठा सच यह भी है कि जिन जिन देशों को लेकर मदद मांगी गई उसमें चीन भी है। और चीन ने बहुत साफ तौर पर कहा कि दरअसल जिस होमर्ज रूट पर आप युद्धपोत भेजने का जिक्र कर रहे हैं वह पूरे तरीके से ईरान की संप्रभुता का हिस्सा है, क्योंकि अमेरिका इसको समझे कि यूनाइटेड नेशन का जो नियम है वह किसी भी देश अपनी तट रेखा से समुद्री सीमा में 12 नॉटिकल मील यानी तकरीबन 13.8 मील तक नियंत्रण का अधिकार रखता है, तो उसकी संप्रभुता वहां तक आती है। तो हम युद्धपोत नहीं भेज सकते हैं उसके खिलाफ। वहीं जापान की लीडर कोयाबाशी ने जो सार्वजनिक प्रसारण है वहां पर यह कह दिया कि मौजूदा जापानी कानूनों के तहत इस क्षेत्र में नौसेना का जहाज भेजने की सीमा को मैं बेहद कठिन मानती हूं, और कानूनी तौर पर हम इसकी संभावना से इनकार नहीं करते, लेकिन इस संघर्ष की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मेरा यह मानना है कि इस पर बहुत सावधानी से विचार करना चाहिए। हालांकि मुश्किल परिस्थितियों में फ्रांस ने अमेरिका की खातिर 10 वारशिप को जिक्र तो किया है, और यह भी कहा है कि दरअसल यह युद्ध क्या वाकई नाटो और ईरान के बीच हो चला है। महत्वपूर्ण तो उसके आगे का है। जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया। उन्होंने उस ट्वीट में लिखा कि दरअसल कई देश, खासकर वो देश जो ईरान की तरफ से होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कराने की कोशिश से प्रभावित हैं, इस रास्ते को खुला और सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे। और उसके बाद ही उन्होंने 5 देशों से, जिसमें चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन भी शामिल है, उनसे यह आग्रह किया। उन्होंने उनके बारे में लिखा कि उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और उससे प्रभावित देश भी इस इलाके में अपना जहाज भेजेंगे, ताकि होर्मुज़ स्ट्रेट अब ऐसा देश जो खतरा न बने, जिससे पूरे की पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, हर हाल में हम जल्द ही होर्मुज़ स्ट्रेट को खुला, सुरक्षित और स्वतंत्र बना सके। एक तरफ इस बात का जिक्र हो रहा है, दूसरी तरफ पिछले हफ्ते ही ब्रिटेन ने जब 2 जहाजों को भेजने का जिक्र किया कि रॉयल नेवी के पास जो 2 वो विमान वाहक जहाज हैं, उसमें एक प्रिंस ऑफ वेल्स है और दूसरा डिस्ट्रॉयर HMS ड्रैगन है, जिसको अब साइप्रस रवाना कर दिया गया। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था, हमें आपकी जरूरत नहीं है, यानी ब्रिटेन से विमान वाहक पोत भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहले ही जीत चुके हैं। यह मैसेज बहुत साफ है कि इस तरीके से अगर चीन ने इनकार कर दिया, जापान संशय में है, फंसा हुआ है, फ्रांस कह तो रहा है भेजेंगे, लेकिन यह भी कह रहा है कि युद्धभेद भेजने को वो तैयार है, लेकिन यह सब कुछ
एस्कॉर्ट मिशन के तहत होगा, यानी जब संघर्ष सबसे तीखा दौर जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद ही भेजेंगे। ब्रिटेन को दुत्कार चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, तो वहां पर एक जहाज साइप्रस भेजा जा चुका है, अब दूसरे जहाज को भेजे ना भेजे। दक्षिण कोरिया ने भी बीच का रास्ता अपनाया और सीधे तौर पर युद्धपोत भेज देंगे, इसका कोई जिक्र नहीं किया है। लेकिन इन सब के बीच पूरी गल्फ कंट्रीज में यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, जहां जहां अमेरिकी प्रतिष्ठान है उसको निशाने पर ले लिया गया है। और खुद जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब सबसे बड़े हमले शुरू हो चुके हैं, और जिसका असर जो जमीन पर नजर आ रहा है एक क्षण के लिए देख लीजिए। दरअसल तीन बड़े मैसेज बिल्कुल साफ हैं। ईरान जान चुका है कि मिडिल ईस्ट पर अमेरिकी बेस, अमेरिकी कंपनियों की मौजूदगी, मिडिल ईस्ट के भीतर जिन पोर्ट्स पर अमेरिकी जहाज हैं या फिर जो वर्ल्ड वाइड बड़ी कंपनियां जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मिडिल ईस्ट के भीतर हेडक्वार्टर के साथ मौजूद है, सब पर हमले किए जाएंगे। और खुले तौर पर उसने लिखित संदेश भी यूएई को भेज दिया कि हमारे निशाने पर आप होंगे, आप हमारे निशाने पर इसलिए होंगे क्योंकि जिस खार्ग आइलैंड पर हमला किया गया उस मिसाइलों ने, उन जहाजों ने यूएई की जमीन से उड़ान भरी, तो हम डिफेंस में यानी सेल्फ डिफेंस के लिए यह कदम तो उठाएंगे। यानी वो पूरी इकोनॉमी या कहें मिडिल ईस्ट की वो पूरी सोच जो अमेरिका के साथ जुड़ी थी, अब उस पर सवालिया निशान तब और बड़ा हो गया जब अमेरिका ने पहले नाटो को साथ में खड़ा नहीं किया, और अब नाटो कंट्रीज से वो आग्रह कर रहा है कि युद्धपोत आप भेजें। लेकिन बात उसके कदम की और आगे की है। पहली बार अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, युद्ध यूक्रेन के साथ चल रहा है, प्रतिबंध हटा लिए। और उस पूरी परिस्थिति में जो रूस को ड्रोन ईरान ने दिए थे और लगातार रशिया उन ड्रोन से जो यूक्रेन पर अटैक कर रहा था, और यूक्रेन ने अपने तौर पर जो टेक्नोलॉजी डेवलप की थी वह रशिया से के ड्रोन से होने वाले हमलों को रोक देती थी। अब यूक्रेन भी कह रहा है मिडिल ईस्ट से, आपके ऊपर जो ड्रोन से हमले हो रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे, क्योंकि ये पूरे ड्रोन जो हैं जो ईरान ने तैयार किए हैं उसको बचाने की क्षमता हमारी टेक्नोलॉजी के पास ही है, लेकिन उसकी एवज में आपको हमको पैसे देने होंगे। अब ये जेलेंस्की जिक्र कर रहे हैं। नाटो कंट्रीज के भीतर सवाल, मिडिल ईस्ट के भीतर अपनी सुरक्षा को लेकर अपने सवाल, अमेरिका के भीतर उन आर्थिक नीतियों की बिसात पूरी तरीके से बिखर जाना इस युद्ध की वजह से, और बात होते होते चीन तक पहुंच गई, जिस चीन को पूरे ट्रेड वार में दुश्मन बताते हुए वर्ल्ड पावर को लेकर नए तरीके से डिफाइन करने की जो भी सोच अमेरिकी राष्ट्रपति ने रखी, अब इस युद्ध में चीन से जब उन्होंने गुहार लगाई कि हमें मदद करना चाहिए और हमें नहीं, आपको होमर्ज रूट से मदद करना चाहिए, तो होमर्ज रूट का चीन को लेकर जो सच है क्या इसको अमेरिका वाकिफ नहीं है? क्योंकि होमर्ज रूट से जो भी तेल निकल रहा है 90% से ज्यादा तेल चीन के पास ही जा रहा है। लेकिन दूसरा सच जिससे अमेरिका घबराया हुआ है वो बहुत साफ है कि $600 बिलियन की जो पूरी इकोनॉमी डॉलर के हिसाब से चलती थी, उस तेल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर वह एक झटके में होमर्ज रूट के बंद होने के बाद रुक गई है। और इस होमर्ज रूट में सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि इराक, कुवैत, कतर और सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात
का भी तेल है जो एशियाई देशों में लगभग 82% जाता है। यानी एक झटके में एशियाई देश के भीतर अमेरिका के साथ कोई खड़ा नहीं होगा अगर होर्मुज़ रूट को लेकर अमेरिका ने समझौता, सुझाव या जीत हासिल नहीं की। यानी पूरा युद्ध शिफ्ट हो गया होर्मुज़ रूट की तरफ और अमेरिका की अपनी ताकत इस युद्ध में कहां पर चूक गई या फिर जो मैसेज उसे देना था वो इस बार नहीं दे पाई। कई मौकों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी सेना की बड़ाई भी खूब की, लेकिन कल जब सोशल मीडिया के ट्रुथ पर यह लिखा, यह इसलिए दिलचस्प है जानना क्योंकि अपने तौर पर ट्रंप ने साफ तौर पर यह कह दिया कि दरअसल अमेरिका ने ईरान को सैन्य, आर्थिक और हर तरह से पूरी तरीके से परास्त कर दिया है। लेकिन होर्मुज़ स्ट्रेट से तेल हासिल करने वाले दुनिया के देशों को उस रास्ते की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और हम इसमें भरपूर सहायता करेंगे। खेल उल्टा हो गया। कल तक जिक्र खुद का था, अब दूसरे के जरिए हम मदद करने को तैयार हैं और अमेरिका उन देशों के साथ तालमेल भी करेगा ताकि सब कुछ जल्द सुचारू रूप से हो सके। लेकिन इसके आगे एक लाइन और बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप ने लिखा, हम पहले ही ईरान की सैन्य क्षमता को 100% नष्ट कर चुके हैं, लेकिन उसके लिए 1-2 ड्रोन दागना, कोई समुद्री सुरंग लगाना या इस जलमार्ग के किनारे या अंदर कहीं भी कम दूरी की मिसाइल को दागना आसान है, चाहे वे कितने ही बुरी तरीके से हारे हुए क्यों ना हो। यानी ईरान हार चुका है, बावजूद इसके वह ड्रोन, मिसाइल, बारूदी सुरंग से अटैक कर सकता है और इस हारी हुई परिस्थिति के बाद कर सकता है। इसका जिक्र ट्रंप कर रहे हैं, इसीलिए वो दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। स्विट्जरलैंड ने कह दिया कि हम अपनी जमीन आपको नहीं देंगे, हमारे यहां से आप कम से कम मिलिट्री का उपयोग नहीं करेंगे। स्पेन, कनाडा पहले कह चुके हैं। ब्रिटेन ने इस पर आपत्ति जताई। इटली ने कह दिया कि हम अपनी सेना को नहीं देंगे। तुर्की ने खुले तौर पर कह दिया कि देखिए, हम तो मध्यस्थता की दिशा में बढ़ना चाहते थे, आपने जगह नहीं दी इस युद्ध में, हमें आप शामिल मत कीजिए। ओमान और कतर जो इससे पहले अक्सर मध्यस्थता कराते थे ईरान और अमेरिका के बीच, उनको भी अमेरिका ने झड़प दिया, लेकिन अब उनसे भी गुहार है इस युद्ध को लेकर वो पहल करें। सिर्फ 3 सवाल। क्या इस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बिछाई गई पूरी बिसात उलट चुकी है और यह मुश्किल अब उन्हें अपने देश के भीतर आनी शुरू हो चुकी है? दूसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो लड़ाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत अमेरिका और चीन में नजर आ रही थी, अब इस नई परिस्थिति में अमेरिका चीन को मैसेज दे रहा है कि अगर खड़े नहीं हुए तो हम सब भी वर्ल्ड पावर के तौर पर जो पहचान है वो धूमिल हो जाएगी, या फिर उसे डर है कि चीन कहीं अमेरिका से आगे इकोनॉमिक और सामरिक दोनों दृष्टि से ना निकल जाए। और तीसरी परिस्थिति उस रूस को लेकर है जिसके युद्ध को लेकर बेचैनी कल तक थी, लेकिन आज सहयोग और सहायता करने में सबसे ज्यादा लाभ रूस को ही हो रहा है। जो भी नीति, जो भी फैसले वाशिंगटन ले रहा है, तो शायद ये 3 मैसेज अमेरिका की उस पूरी वर्ल्ड पावर की साख को डिगाने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।